हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज अपन जिस शख्सियत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं अपने राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी के बारे में अपन सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इनके बारे में सारी रोचक चीज़ें देखेंगे। माई लाइफ इज़ माई मैसेज यानी कि मेरी लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी मेरा संदेश, ये सारी चीज़ें कौन कहा करते थे? महात्मा गांधी जी, जिनके बारे में अपन आज देखेंगे। महात्मा गांधी का जीवन परिचय अपन यहाँ देखेंगे, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या कार्य किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए, कितनी मारपीट करी या कितनी मार खाई है, एक थप्पड़ इस पे लगाओ तो एक इस पे भी लगा दो, ये सारी चीजें चलेगी। क्या होगा, सारी चीजें अपन देखेंगे। इनकी जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य भी अपन देखेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी स्टोरी आपके आंखों के सामने रेखांकित होने वाली है, यानी कि जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों के सामने कोई मूवी चल रही हो। तो वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। सर्वप्रथम बात करूं मैं महात्मा गांधी जी की, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। फिर बात करें, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है इनका नाम। पिता की अगर मैं बात करूं तो पिता थे करमचंद गांधी जी, माता थी पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। कई बार क्या होता है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई एग्जाम देने जाते हो या आपका कोई नॉर्मल टेस्ट भी ले लिया जाए तो बहुत सारे कंफ्यूजन में या हड़बड़ाहट में क्या बोल देते हैं, इनकी पत्नी का नाम माता की जगह लिखाते हैं, यानी कि माता बता देते हैं कस्तूरबा गांधी, यानी कि कस्तूरबा गांधी इनकी माता नहीं, इनकी पत्नी थी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। आपको ऐसे ही रोचक तथ्य अगर जानने हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं गांधी जी के बारे में जानने की। अब बात करेंगे अब्दुल्ला भाई की। अब्दुल्ला भाई कौन थे? अब्दुल्ला भाई वो शख्सियत थे जो थे करमचंद गांधी जी, यानी कि इनके पिता करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के पिता के अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे उस समय। तो अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत तंगी चल रही होती है भारत के अंदर, पर गांधी जी का जो परिवार होता है वो पैसों के मामले में बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या होता है कि इन्होंने पढ़ाई करी होती है उस समय, बैरिस्टर यानी कि वकालत इन्होंने करी हुई थी महात्मा गांधी जी ने। अब अब्दुल्ला भाई आते हैं इंडिया, रहते कहाँ हैं वो? साउथ अफ्रीका के अंदर। तो वो इंडिया आते हैं और इंडिया क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करवाते हैं। एग्रीमेंट के तहत लोगों को कहाँ लेके जाते हैं? साउथ अफ्रीका। किस वजह से लेके जाते हैं? काम दिलाने के लिए या कुछ वो पैसे कमा ले, इस वजह से वो एग्रीमेंट करवा के कहाँ लेके जाते हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका में रह रह के लोगों के ऊपर क्या करते हैं, एग्रीमेंट करवा करवा के कहाँ लेके चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका। और वहाँ पे जाके वो थोड़ा रिच मैन बन जाते हैं, यानी कि पैसे बहुत अच्छे से कमा लेते हैं वहाँ। पर अब क्या होता है, जैसे ही इनके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, किसके पास? अब्दुल्ला शाह भाई के साथ। अब इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, यानी कि आप अपने ही ऊपर ले लीजिए, अगर आपके पास में पैसे ज़्यादा हैं तो कल से आपके भाई बहन रिश्तेदार वो भी उठ के आएंगे, वो बोलेंगे हमारा हिस्सा भी बनता है, हमको भी पैसे चाहिए, मतलब हमको भी पैसे देना ही पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपको आधा हिस्सा करना पड़ेगा, बराबर का बंटवारा होगा। और यही चीज़ें किसके साथ होने लगी? अब्दुल्ला भाई के साथ में होने लगी। और जैसे ही ये चीज़ें होती हैं तो वो ढूंढने आ जाते हैं सीधा भारत में ऐसे व्यक्ति को जो उनका सपोर्ट कर सके, उनकी सारी प्रॉब्लम मतलब सोल्व कर सके। तो इन सारी चीज़ों को लेके आते हैं जब करमचंद गांधी जी के पास में, तो वो बोलते हैं कि भाई ये भी बेकार ही बेटा है, इसने भी पढ़ाई कर ली है, अब आप इसको लेके चले जाइए, ये आपका काम चुटकियों में निपटा देगा। तो ये सारी चीज़ें लेके क्या होता है, करमचंद गांधी जी किसको भेज देते हैं? गांधी जी को भेज देते हैं मोहनदास जी को, यानी कि अपने गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। कब जाते हैं साउथ अफ्रीका? 1893 में। 1893 में गांधी जी चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। जब 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए निकलते हैं, तभी एक और व्यक्ति कहाँ जाते हैं? शिकागो। कौन जाते हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद कहाँ जाते हैं? शिकागो जाते हैं धर्म सम्मेलन के लिए, और वहाँ क्या कह के संबोधित करते हैं? भाई और बहन कह के। बहुत बड़ी बात होती है कि भाई बहन कह के संबोधित करते हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया गया था। लास्ट के 2 मिनट उनको मिले थे, और जब वो बोलना शुरू हुए तो 1.5 से 2 घंटा बोले थे, और तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल बंद नहीं हुई थी। उनके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी। अब बात करते हैं अपन गांधी जी के ऊपर की, क्योंकि वहीं थे अपन। गांधी जी चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। क्या लेने जाते हैं? इनका मुद्दा सोल्व करने के लिए वहां चले जाते हैं। इससे पहले कौन एग्रीमेंट पे जा रहे थे? भारतीय लोग। भारतीय लोगों के साथ साथ डच के लोग भी वहां जा रहे थे साउथ अफ्रीका काम करने के लिए। और काम करने के लिए आप किसी भी मकान में अगर किराए से भी रहते हो तो मकान मालिक भी क्या बोलेगा? आके आप पहले एग्रीमेंट करवा लीजिए, क्या पता 1 महीना ही नहीं रहो, आप खाली करके भग जाओ, मेरा नुकसान हो जाए। तो वही सारी चीजें यहाँ होती हैं। एग्रीमेंट को भारतीय लोगों के द्वारा नाम नहीं लिया जाता था, यानी कि बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते थे और इतना शिक्षा का अभाव था। उस वजह से एग्रीमेंट को वो बोलने लगे गिरमिट। गिरमिट एग्रीमेंट को वो बोलते थे गिरमिट। गिरमिट से बाद में इसका नाम हो गया गिरमिटिया। और गिरमिटिया आज भी इंडियन आर्मी के अंदर यूज किए जाने वाला एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर गिरमिटिया जो हिंदुस्तानी लोग थे उनके द्वारा नाम नहीं लिया जाता था, तो वो ऐसे बोल दिया करते थे, और फिर बाद में गिरमिटिया हो गया, यानी कि तू तो पूरा गिरमिटिया बन चुका है। ये सारी चीजें होती है। साउथ अफ्रीका चले गए गांधी जी। वहां जाने के बाद में क्या करते हैं? इनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अब्दुल्ला भाई की। अब इनको कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बैरिस्टर की पढ़ाई कर रही है, और इसके अलावा वकालत भी उन्होंने कर रखी है। अब इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने बाहर ही बैठ के सारा मुद्दा खत्म कर दिया, यानी कि जितना बंटवारा करना था, जितनी चीजें उनको देनी चाहिए थी, वो सारी चीजें उन्होंने चुटकियों में सोल्व कर दी। अब ऐसे चलने के बाद इनकी दुकान चल पड़ी, यानी कि सारी प्रॉब्लम जो थी इनकी सारी सोल्व होती गई, यानी कि वहां भी इनका नाम चलना शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे लोग आते थे, हमारा ये काम रुक गया है, गांधी जी कर देंगे, वो काम रुक गया है, गांधी जी कर देंगे, यानी कि सारी चीजें चलने लगी थी गांधी जी के साथ। अब गांधी जी का वहां थोड़ा छोटा मोटा नाम चलना शुरू हो गया था, क्योंकि किसकी प्रॉब्लम सोल्व करी थी? अब्दुल्ला भाई की इन्होंने प्रॉब्लम सोल्व कर दी थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गांधी जी चले गए साउथ अफ्रीका 1893 में। उसके बाद में उनको पता चलता है रंग भेद के बारे में। अब क्या होता है आगे आप देखना। अब क्या होता है, गांधी जी वहां जाके अच्छा अच्छा काम करना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, बोर ये क्या है? बोर जो है एक सत्याग्रह ही आप मान सकते हैं। वो कौन करते हैं? डच के जो किसान होते हैं, क्योंकि इंडिया से भी किसान गए हुए हैं, डच से भी किसान आते हैं। किसान आते हैं यहाँ पे डच किसान, वो क्या करते हैं? बोर विद्रोह करते हैं। बोर इसका नाम दिया गया है। विद्रोह किसके खिलाफ होता है? जो अफ्रीकी में लोग रहते हैं, अंग्रेज जो इनके ऊपर क्या करते हैं? जुल्म करते हैं, काम करवाते हैं, उनके ऊपर ये सत्याग्रह चलाते हैं या आंदोलन चलाते हैं। इसके साथ एक और आंदोलन चलता है, झूल आंदोलन। ये भी आंदोलन किसके खिलाफ करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। अब दोनों के दोनों आंदोलन होते हैं ना, तो वो बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगती है कि यार मतलब ये चीजें गलत हो रही है, आंदोलन नहीं करना चाहिए। एक तो ये क्या कर रहे हैं, आपको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, ऊपर आप इन्हीं के ऊपर चढ़े जा रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं आप गलत कर रहे हो। तो इनको क्या ये चीजें गलत लगी। तो जैसे ही इनको ये चीजें गलत लगी तो इन्होंने शुरुआत कर दी विद्रोह करने की। किसके खिलाफ? इनके खिलाफ, किसानों के, कि तुम गलत कर रहे हो। सपोर्ट किसका किया? अंग्रेजों का, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने सपोर्ट कर दिया था अंग्रेजों का। क्या करना चाहिए था ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या इनको वाकई में उस जगह अंग्रेजों का सपोर्ट करना चाहिए था या इन किसानों का सपोर्ट करना चाहिए जो एग्रीमेंट करके लाए गए थे, और उनको पता चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है, इस वजह से उन्होंने पहले ही आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अंग्रेज यहाँ खुश हो जाते हैं उनको गांधी जी को लेके कि नहीं यार ये तो हमारा बंदा है, हमारा आदमी है, ये हमारा सपोर्ट कर रहा है, अच्छा है। तो इनको साउथ अफ्रीका में अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अवार्ड के नाम आप लिख लीजिए, बोर और दूसरा है जूल। ये दोनों ही जो आंदोलन हुए हैं इन्हीं के नाम हैं, और इन्हीं के नाम पे
वहां पे साउथ अफ्रीका में इनको अवार्ड दिया गया है या सम्मानित किया गया है। किस नाम से किया गया था ये आपके एग्जाम में आता है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बोर और जूल दोनों ही नाम के क्या इनको मेडल दिए हैं या उपाधि इनको दी गई है। पहली उपाधि थी इनकी लाइफ की बोर और दूसरी हो गई है जूल, जो कि साउथ अफ्रीका में दी गई है। अब गांधी जी चल निकले अपने ही धुन में, मतलब अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं, रिच इंसान बन चुके हैं इस समय। अब ये जाएंगे ट्रेन में यात्रा करने के लिए। कहाँ जाएंगे? ट्रेन में। और ट्रेन में ये बैठेंगे फर्स्ट क्लास में, यानी कि फर्स्ट क्लास में बैठना उस समय कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, आज भी नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैं कभी ट्रेन में बैठी ही नहीं हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट क्लास क्या होता है, सेकेंड, एसी, रिजर्वेशन, लोकल, कुछ आइडिया नहीं है। जो मुझसे अच्छे से परिचित हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। ये चीज़ मजाक वाली नहीं है, मैं कभी नहीं बैठी हूँ, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अब ये जाते हैं फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट क्लास में ये क्या कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं फर्स्ट क्लास में। अब जैसे ही ये जाते हैं फर्स्ट क्लास में, उस समय कौन बैठा करते थे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने देखा, उसको बुलाया, इधर आना, तू हमारे साथ में कैसे बैठा है भाई। मतलब उनके लिए अब शब्द यूज़ करना, अजीब ढंग से उनके साथ में व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें वहाँ शुरू हो गई कि कालू तू हमारे साथ में कैसे बैठ गया, मतलब गलत है ना ये चीज़, कैसे आ गया तू फर्स्ट क्लास में, तेरा टिकट दिखा, ये वो, उनको अपमानित करना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद में जैसे ही कोई स्टेशन आने वाला होता है, वहाँ उनको लात मार के बाहर डाल दिया जाता है। कहाँ से? फर्स्ट क्लास, जो एसी वाले कंपाउंड में वो बैठे होते हैं ना ट्रेन में, वहाँ से उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, टिकट कहाँ मिलता है? टिकट काउंटर पे मिलता होगा ओबियसली, तो वहाँ जाते हैं लेने के लिए, तो वो फर्स्ट क्लास का टिकट देने से मना कर देता कि भिखारी जैसा लगता है तू, मतलब कैसे तू बैठेगा अंदर, क्या है। उनके लिए वहाँ पे भी अपमानजनक शब्द यूज़ किए जाते हैं। अब वो ठहरे बैरिस्टर, यानी कि वकालत उन्होंने कर रखी थी, तो वो वहाँ थोड़ी वकालतगिरी झाड़ते हैं उसके सामने और फिर कैसे भी करके टिकट ले लेते हैं। अब जैसे ही टिकट लेते हैं वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं, वहाँ पे भी उनकी इंसल्ट होती है, ये काला कलूटा हमारे साथ कैसे बैठ गया है, हम कैसे हैं, ये कैसा है, पुअर पीपल, वो जो अंग्रेजों का घिसा पिटा शब्द है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ में होती हैं। फिर वहीं से वो एक सत्याग्रह करते हैं और उस सत्याग्रह का नाम होता है रंग भेद सत्याग्रह। रंग भेद का अर्थ ये है कि वो गोरे हुआ करते हैं और अपन काले हैं, तो काले हैं तो क्या हुआ, आगे की लाइन आप कंप्लीट कर दीजिए। तो रंग भेद आंदोलन यहाँ से होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी कि सत्य की राह पर, क्या है? सत्य की राह पर, और सत्य की राह पे तो चलते ही थे, और साथ में क्या है? अहिंसावादी थे। कौन थे? गांधी जी अहिंसावादी थे, यानी कि अहिंसा की राह पे चले, अहिंसा परमो धर्म, ये इनके ही शब्द है या अनमोल वचन हुआ करते हैं गांधी जी के। और गांधी जी कभी भी ऐसे नहीं चाहते थे कि मारपीट का रास्ता अपनाएं, वो सारी चीज़ें करें। वो भी चाहते तो अंग्रेजों को उस समय पे जवाब दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने शांति से एक आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसको नाम दिया रंग भेद आंदोलन, जो कि सत्य की राह पे चल के होने वाला था। यानी कि गांधी जी का कहना था कि एक थप्पड़ इस गाल पे मारा है तो दूसरा थप्पड़, दूसरा गाल आगे करो कि इस पे भी आप थप्पड़ मार लो, आपको शांति हो जाएगी। ये सारी चीजें किसकी थी? गांधी जी की। अब आगे बढ़ते हैं अपन और कुछ जानने के लिए। ये हैं गांधी जी के अनमोल वचन। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है, अहिंसा वीर व्यक्ति का एक सर्वोच्च गुण है। ये किसने कहा है? गांधी जी ने। क्योंकि अहिंसा हर किसी के बस की बात नहीं है। अहिंसा से चलना, आप ऐसे कर सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति आपको आके पीट के चला जाए, आप मार खा लोगे चुपचाप। ये चीजें आज नहीं होती है, इनके द्वारा ही की गई हैं। बहुत सारे व्यक्ति इसका विरोध भी करते हैं कि अहिंसा से गांधी जी आज़ादी नहीं मिला करती है, तो वो सारी चीजें इन्हीं के ऊपर सूट होती हैं। आप कर सकते हो क्या ऐसा? अगर आप कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हो कि क्या है, आपको अहिंसा के रास्ते पे चलना है या हिंसात्मक होना है। तो अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है, अहिंसा वीर व्यक्ति का एक सर्वोच्च गुण है, और ये गांधी जी के अनमोल वचन है। फिर वापस अपन गांधी जी की स्टोरी पे आ जाते हैं। अब गांधी जी की वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से आते हैं?
साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद उनके साथ में हुआ उसके बाद भी वो साल भर तक रुके थे, क्योंकि वो एग्रीमेंट पे गए थे। और एग्रीमेंट किसने करवाया, आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि एग्रीमेंट कर करके वो लेके जाते थे, तो गांधी जी को कैसे छोड़ देते थे। गांधी जी के साथ में भी एग्रीमेंट किया गया था और एग्रीमेंट पे वो चले गए। जैसे ही उनका एग्रीमेंट खत्म होता है वो वापस इंडिया आ जाते हैं और गांधी जी की भारत वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन भारत में क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गांधी जी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के आने पे। अब क्या होता है, जैसे ही गांधी जी आते हैं भारत के अंदर, क्योंकि वहां उन्होंने विद्रोह कर दिया, रंग भेद विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह वहां किए। अब गांधी जी को बहुत सारे लोग पहले ही इंडिया में जान चुके थे। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन आते हैं, उतरते हैं, बहुत सारे लोग उनको मतलब स्वागत करने के लिए फूलों की माला वाला लेकर खड़े रहते हैं कि नहीं गांधी जी आ गए हैं, हमसे मिले, ऐसे वैसे सारी चीजें चलती है। अब क्या होता है, 1914 से लेकर 18 तक क्या चलता है, विश्व युद्ध चलता है प्रथम। अब क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है तब अपन क्या रहते हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहते हैं। जब लास्ट का युद्ध आएगा यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध आएगा, तब तक अपन रहेंगे आजादी की ओर, यानी कि आजादी की ओर बढ़ चुके होंगे, भारत तब तक आजाद होने वाला होगा। अब क्या होता है, 1914 से 18 को चल रहा होता है विश्व युद्ध और अंग्रेज और जर्मनी के मध्य, यानी कि अंग्रेज लड़ाई के लिए रेडी कर रहे होते हैं, भारतवासियों को पैसे देते हैं, बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। गांधी जी आ जाते हैं यहाँ पे और गांधी जी क्या करते हैं, घूमना शुरू हो जाते हैं। जो जो पार्टी आती है पकड़ती है, अरे गांधी जी आप हमारी तरफ, अरे गांधी जी आप हमारी तरफ। मतलब कांग्रेस आती है तो वो बोलती है गांधी जी हमारी तरफ, मुस्लिम लीग आते हैं तो वो बोलते हैं हमारी तरफ। यानी कि जो जो पार्टियां उस समय भारत में बनी हुई रहती है वो सारी बोलती है कि गांधी जी हमारी तरफ। पर गांधी जी बोलते हैं मुझे किसी पार्टी में नहीं बनना है और मुझे पूरा भारत भ्रमण करना है, उसके बाद में ही मैं फैसला करूंगा कि अब मुझे कौन सी पार्टी में जाना है या मुझे कौन सा कार्य करना है। और ये बात कौन बोलते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले भी बोलते हैं कि आप पहले भारत का भ्रमण कीजिए, उसके बाद अपना निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही भारत भ्रमण के लिए वो निकलते हैं तो भारत भ्रमण में वो देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान रहते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी तैयारी तो करते हैं पर वो जाते नहीं हैं अंग्रेजों के सिपाही बनने के लिए या प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं जाते। पर वहाँ अंग्रेजों के लिए कौन सपोर्ट कर देता है, गांधी जी। और गांधी जी बोलते हैं कि तुम नौजवान हो, तुम लड़ाई कर सकते हो, युद्ध में तुम्हारी जरूरत है। और वो जहाँ जहाँ जाने लगे वहाँ वहाँ उनको किस नाम से बुलाया गया, भर्ती करने वाला व्यक्ति, यानी कि फौज की भर्ती करने वाला व्यक्ति आ चुका है। अब इस नाम से उनको जाना जाने लगा। यानी कि वो जहाँ पे भी जाते थे, बहुत सारे जो जाना ही नहीं चाहते थे आर्मी में, वो देख के तुरंत गायब छुप जाते थे। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ में होने लगी। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें किसके कान में पड़ती हैं, अंग्रेजी वाइसराय, यानी कि अंग्रेजों के जो उस समय के वाइसराय होते हैं उनके कान में वो सारी बात पड़ती है कि एक व्यक्ति हैं गांधी जी नाम के, जो क्या करते हैं, हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गांव गांव घर घर घूम के बोलते हैं अंग्रेजों का सपोर्ट करो प्रथम विश्व युद्ध में। क्योंकि गांधी जी के माइंड में तब तक वही बातें थी कि अंग्रेज यहाँ रोजगार देने के लिए आए हुए हैं और आज इनके ऊपर थोड़ी विपत्ति आ गई तो अपन मदद कर सकते हैं। या दूसरा उनके माइंड में ये था कि जर्मनी जो है वो अच्छा देश नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को लेके क्या करते हैं, गांधी जी सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं अंग्रेजों का। अंग्रेजों का जैसे ही सपोर्ट होता है, मैंने बताया कि वाइसराय के कान में बात चली जाती है कि बहुत अच्छा व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। अब बुलाते हैं गांधी जी को, जैसे ही गांधी जी को वहां बुलाते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको उपाधि दी जाती है केसर ए हिंद की, यानी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए आपको उपाधि दी जाती है केसर ए हिंद की। अब केसर ए हिंद की उपाधि कौन से सन में दी गई है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। गांधी जी को तीसरी बार उपाधि मिली है। पहली कौन सी थी, साउथ अफ्रीका में। दूसरी कौन सी थी, साउथ अफ्रीका, यानी बोर दी गई, झूल दी गई है और फिर दिया गया है केसर ए हिंद, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा प्रथम बार दी गई उपाधि केसर ए हिंद है।
और साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई पहली उपाधि, सेकेंड उपाधि उनको वहां मिल चुकी, यानी कि अब तक इनके बाद 3 बार सम्मान हो चुका है, केसर ए हिंद की उपाधि दे दी गई है। आगे बढ़े, अब बात करेंगे गांधी जी के कुछ रोचक तत्व या फिर कुछ आंदोलन के बारे में, यानी कि एक एक के बाद आंदोलन पढ़ते जाएंगे। यानी कि पहले मैं आपको बताऊंगी लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर ऐसे रोचक वीडियो आपको देखना है तो। साथ ही बेल आइकन को भी आप जरूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपको मिल सके। अब बात करेंगे गांधी जी का जैसे ही आवागमन होता है भारत के अंदर, वो सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कहाँ दिखाई देते हैं? 1916 हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो पहुंचते हैं, यानी कि साक्षात वहां पे वो जाके खड़े हो जाते हैं। यानी कि ये पहली बार होता है जहां वो गांधी जी आ चुके हैं 1916 में हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के अंदर, क्योंकि 15 में तो वो आ जाते हैं भारत के अंदर, 16 में प्रथम बार जाते हैं। अब होता है लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर। लखनऊ अधिवेशन जब होता है तो लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों ही सामने होते हैं, यानी कि आमने सामने आते हैं। अब गरम दल नरम दल क्या होता है? जैसे जो व्यक्ति सिर्फ बातों से या अहिंसा के रास्ते पे चल के आज़ादी चाहता है वो आ जाता है नरम दल में, और जो गरम दल में थे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, बड़े बड़े नेता आप सभी जानते हैं, यानी कि नेता शब्द यूज़ करना उनके लिए अपशब्द के समान ही होगा क्योंकि बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे वो। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो क्रांति को मानते थे कि क्रांति को लेके ही हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं, और नरम दल वाले मानते थे कि अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे तो एक दिन उनका मन भी पसीज जाएगा अंग्रेजों का और वो भारत छोड़ के चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, उस समय गांधी जी आ जाते हैं, पर गांधी जी को इतने व्यक्ति नहीं जानते हैं, जानने वाले तो जानते हैं पर इतने व्यक्ति नहीं जानते हैं क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। अब बात होता है 1917 का, यानी कि 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया है? गांधी जी के द्वारा, क्योंकि 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति आते हैं राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं गांधी जी को कि आपको चंपारण चलना पड़ेगा मेरे साथ में, और मेरा सपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। अभी तक अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोले थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका भी गए तो वहाँ पे भी उन्होंने उनका सपोर्ट किया, यहाँ आने के बाद भी चुपचाप बैठे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही है। अब होता है उनको अच्छे से कन्विंस करते हैं, नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, पैर पकड़ के बैठ गए, नहीं लेके जाऊंगा मैं तो भाई। अब लेके चले गए उनको चंपारण। चंपारण जाने के बाद में 1917 को जाते हैं, चंपारण में आंदोलन होता है, सत्याग्रह होता है, उससे पहले वो पहुंच जाते हैं 6 महीने पहले। अब क्योंकि उनको पूरी सारी की सारी चीज़ें जाननी थी कि हो क्या रहा है आखिरकार यहाँ पे, इसलिए मेरे को चंपारण आंदोलन में मतलब भाग लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या कर रखा था? एक खेती हुआ करती थी नील की खेती। किसकी खेती? नील की खेती। नील की खेती आप सभी ने नाम सुना होगा, नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था? तो ये होता है नील की खेती की वजह से। अब नील की खेती में क्या था? अंग्रेजों ने वहां पे इनसे एग्रीमेंट करवा रखा था, क्योंकि एग्रीमेंट तो इनका स्टार्टिंग से ही रहा है कि अंग्रेजों ने वहां पे जितने भी किसान थे चंपारण के उनसे इन्होंने करवा रखा था एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में क्या लिखवा रखा था कि 3/20, यानी कि अगर आपके पास में 20 एकड़ भूमि है उसमें से 3 एकड़ भूमि में आपको क्या लगाना पड़ेगा? नील लगाना पड़ेगा। नील की खेती आपको करनी पड़ेगी और आप एडवांस जाओ तो पैसे लेके जाओ और आपको ये खेती करनी पड़ेगी। अब इसमें तो गांधी जी ने बोला इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, अच्छी बात है ना, आपको मतलब रोजगार मिल रहा है, पहले पेमेंट आपको मिल रहा है, अच्छे से आप खेती करिए। क्योंकि 1 साल खेती हो चुकी थी, 2 साल हो चुकी थी, जैसे ही तीसरा साल आया तो उन किसानों को अच्छे से समझ में आ चुका था कि हमारे साथ में आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे ही ये खेत था, मैंने आपको बताया है ये पूरा खेत है, इसके अंदर का सिर्फ ये वाला हिस्सा जिसमें ये उगाया गया है नील, फिर नील वापस इस वाली जमीन पे नहीं उग सकता, फिर आपको उगाना पड़ेगा इस वाली एरिया में, फिर इस पे कभी नहीं उग सकेगा, फिर इस पे। यहाँ सिर्फ नील की खेती की बात नहीं हो रही है, आप कोई और चीजें भी यहाँ नहीं उगा सकते, यानी कि फसल लायक भूमि या बची नहीं है, ये भूमि बंजर बन चुकी है
और ये चीज़ें समझने में किसानों को टाइम लगा 2 से 3 साल का, क्योंकि किसान बहुत भोले थे, उनको समझने में बहुत टाइम लगा। और ये एग्रीमेंट उन्होंने इस टाइप से करवाया हुआ था कि अगर आप एग्रीमेंट को तोड़ते हो तो आपको भारी मात्रा में जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद गांधी जी अच्छे से समझ चुके थे कि ये कोई भला नहीं चाहते हैं अपना। वो क्या करते हैं, सबकी भूमि, जितनी भी भूमि उन्होंने लगाई थी, क्योंकि 3 मतलब 3/20 की बात यहाँ हो रही थी, तो उन्होंने सबके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जांच समिति के अंदर सारी चीज़ें देखना शुरू कर दिया। अब ये करते हैं वहाँ पे आंदोलन, और आंदोलन कौन सा होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। अब क्या होता है, ये सबको खिलाफ करना शुरू कर देते हैं कि किसी को कोई भी चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये चीज़ लगाओगे तो इनको कोई समझ में आने वाली नहीं है, आप सारे के सारे बैठ जाइए हड़ताल पे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ इमेज में कि किस प्रकार से चंपारण आंदोलन हुआ था। तो जैसे ही चंपारण के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कान में बात पहुंच जाती है, उनको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति है जो भड़काने का काम कर रहा है किसानों को, उसको तुरंत बुलाओ, या उसको बोलो कि 24 घंटे में तू यहाँ से निकल जाइयो भाई, नजर नहीं आना चाहिए तू, अगर तू नजर आया तो सही नहीं रहेगा। ये सारी हिदायत किसको मिल चुकी थी, गांधी जी को। पर गांधी जी ने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और आंदोलन करूंगा, आंदोलन करना ही है मुझे, मैं यहाँ इन किसानों को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। फिर क्या होता है, उनको बुलाया जाता है। अब जैसे ही इन्होंने ये लेटर लिखा था, तुरंत जवाब दिया। इस जवाब में ये लिखा हुआ था कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बैठा हुआ हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन भी नहीं कर रहा हूँ और मैं हिंसात्मक भावना में भी नहीं जकड़ा हूँ, यानी कि मैं अहिंसात्मक रूप से क्या कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ या सत्याग्रह कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें चलने के बाद में जब मजिस्ट्रेट उनके सामने जाते हैं मिलने के लिए, उनके पास में जाते हैं, खुद उठ के जाते हैं उनके पास। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय कि वो गांधी जी के पास में आए, और ये बात भी आग की तरह फैल चुकी थी पूरे भारत में कि चंपारण आंदोलन हुआ है। वहाँ पे गांधी जी को मिलने के लिए खुद मजिस्ट्रेट उठ के आए। अब वो जैसे ही आते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा आप बता रहे हो कि बंजर बनती जा रही है भूमि, ऐसा वैसा। तो वो क्या करते हैं, एक जांच समिति का गठित करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं। जैसे ही वो समिति बढ़ती है तो उसके अंदर गांधी जी को भी शामिल कर लिया जाता है कि आप भी इसमें पूरा सपोर्ट कीजिए, आप देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। कहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, सारी जांच समिति बैठी है, उनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उनकी आंदोलन की समाप्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो वो चाहते थे कि बंजर भूमि पे जो खेती करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए, और वो चीज़ें खत्म हो भी जाती है। अब क्या होता है, उसके बाद एक और आंदोलन करते हैं गांधी जी। कहाँ पे करते हैं, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अब अहमदाबाद मजदूर आंदोलन होता है। अब यहाँ आंदोलन खत्म हुआ, वो लौट जाते हैं अपने साबरमती आश्रम के ऊपर, यानी कि आश्रम में जाने के बाद में वो बैठते हैं, सोचते हैं कि अब मुझे भारत के लोगों के लिए और क्या करना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं, उनके पास में एक व्यक्ति आता है दौड़ के, वो बोलता है कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हो रहा है और आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। अब इस आंदोलन में क्या हुआ था, उस समय एक बीमारी आई हुई थी, फ्लैग जब आया हुआ था, आप इसमें देख सकते हैं, फ्लैग जब आया था तो फ्लैग आने पे क्या हुआ था, फ्लैग जब आया तो फ्लैग आने पे क्या हुआ, इस अहमदाबाद मजदूर मिल जो थी ना, उसका मालिक कौन था, अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, विक्रम साराभाई का नाम आप सभी ने सुना होगा, इनका पूरा नाम है ये अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, तो ये इनका पूरा नाम है। और ये मिल भी किसी की थी, इन्हीं की। अहमदाबाद मजदूर मिल किसकी थी, इन्हीं की थी। अब क्या होता है, जब प्लेग की बीमारी वहाँ घेर लेती है मजदूरों को, तो वो अच्छे मालिक होने के कर्तव्य को निभाते हुए वो क्या करते हैं, जिन व्यक्तियों की सैलरी वहाँ 80 रुपये हुआ करती थी, उनको बढ़ा के उन्होंने कितना कर दिया है, 100 कर दिया है, यानी कि इतनी सैलरी उन्होंने बढ़ा दी थी।
क्यों बढ़ाई? क्योंकि फ्लैग आ चुका था, पता नहीं किसी को दवाई की ज़रूरत पड़े, किसी को खाने की ज़रूरत पड़े, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, अगर किसी भी तरीके से उनको पैसों की कमी आती है तो किन्होंने मदद करना शुरू कर दिया था? इन्हीं के मालिक ने, यानी कि इस जो फैक्ट्री थी इनके पास में, उनके मालिक ने उनकी मदद करी। अब जैसे ही फ्लैग बीमारी वापस जाना शुरू हो जाती है, यानी कि खत्म की ओर, जैसे अभी कोरोना आया है उसी हिसाब से वो आई थी, तो कोरोना भी खत्म हो चुका है, फ्लैग बीमारी भी खत्म हो जाती है। जैसे ही बीमारी खत्म होती है, आपके सैलरी जो 100 कर दी गई थी उसको तुरंत वापस इन्होंने 80 रुपीज़ कर दिया। जैसे ही 80 रुपये होता है, सारे मजदूर हड़ताल में बैठ जाते हैं कि हम अब काम नहीं करेंगे। हम क्यों काम करें, आपने हमारी सैलरी कम कर दी। जबकि मालिक का क्या कहना हो रहा था कि आपको मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए दिए हैं कि आप बीमारी से लड़ सको, या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप दवाई वगैरह कुछ भी खरीद सको। तो यहाँ किसका करना सही था? मतलब अहमदाबाद मजदूर मिल के जो मालिक थे उनका कहना सही था या मजदूरों का कहना सही था? क्योंकि मजदूर तो वहाँ अड़ चुके थे कि हमको जितना पैसा मिला था अब उतना ही चाहिए, क्योंकि फोकट की खाने की आदत जो हो गई थी। अब वो सारी चीज़ें होने के बाद में वो सीधा भग के चले जाते हैं गांधी जी के पास में। जैसे ही गांधी जी के पास में जाते हैं, गांधी जी को बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसी नहीं ऐसी बात हुई थी। अब गांधी जी सीधा चले जाते हैं उनके सपोर्ट में। जैसे ही सपोर्ट में जाते हैं तो विक्रम साराभाई जो होते हैं वो अच्छे खासे मित्र होते हैं गांधी जी के। फिर भी ये इनके सामने क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, अनशन करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनके खिलाफ भड़काऊ भाषण शुरू हो जाते हैं। अरे बापू आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो मेरे मित्र हो, इनका बोलना होता है विक्रम साराभाई का। और विक्रम साराभाई की जो बहन होती है अनुसुईया मैडम, वो भी अच्छी फ्रेंड होती है इनकी, या इनके हर एक कार्य में इनकी मदद कर रही होती है गांधी जी की। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पारिवारिक दबाव के कारण वो क्या करते हैं, विक्रम साराभाई थोड़े पैसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि गांधी जी वहाँ आके बैठ गए हैं। अब जैसे ही पैसे बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, 80 रुपये से इनके पैसे कर देते हैं 82 रुपये, या फिर 84 कर देंगे, यानी कि 4 रुपये टोटल वो बढ़ाते हैं। इससे ज़्यादा 1 भी रुपया नहीं बढ़ाते हैं। जैसे ही 4 रुपया बढ़ा, फिर इनकी मतलब सटक जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, यार ये क्या है, अब हमको तो 100 रुपीज़ चाहिए, आप 84 दे के क्या करोगे? 84 किस काम के हमारे, हमको पूरे 100 चाहिए, 100 ही दिलाओ। फिर गांधी जी डटे रहे, नहीं इनको जितना बोला है उतना देना पड़ेगा। फिर उनकी मीटिंग होती है और उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, इनको थोड़े और पैसे देने चाहिए। तो गांधी जी के आग्रह पे वो क्या करते हैं, 84 की जगह पैसे कर देते हैं 88, यानी कि 4 रुपये और बढ़ा दिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कोई एग्जैक्ट राशि नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि उस समय की राशि को देखते हुए इतने ही पैसे मिलते होंगे। तो 88 रुपीज़ हो जाते हैं। आप बताओ आज के ज़माने में 88 रुपीज़ का क्या मामला है, मतलब कुछ भी नहीं आता है। एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी 180 रुपये की आती है, तो बहुत महंगाई का ज़माना है अभी। तो 88 रुपीज़ कर देते हैं। तो गांधी जी वहीं अपना क्या करते हैं, आंदोलन ख़त्म कर देते हैं कि चलो भाई अपना काम हो गया है। बात फिर वापस मजदूर जो होते हैं वो बोलते हैं कि बात तो 100 रुपये की हुई थी, आप 88 रुपये में कैसे मान गए, ये तो गलत है ना। फिर तो वो बोलते हैं कि बात यहाँ स्वाभिमान की है, पैसों की नहीं। तो स्वाभिमान को लेके गांधी जी ने जो पैसे बढ़ाने थे वो बढ़ा चुके थे, और मजदूर भी वहाँ वो चीज़ें समझ जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, अपने रास्ते चल देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको बताया था, जो नील की खेती हुई थी उसमें जो ये देखिए आप कितनी बंजर भूमि होती जा रही है, किसान भाई काम नहीं कर पा रहे हैं, गांधी जी खड़े हैं यहाँ पे, ये आंदोलन चल रहे हैं, पोस्टर लेके चल रहे हैं कि सत्याग्रह मतलब जो भी चल रहा है चंपारण सत्याग्रह होना ही चाहिए, हम आपके साथ में हैं, गांधी जी आप खड़े रहिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने व्यक्ति वहाँ इकट्ठे हुए थे हमारी खुद की जमीन बचाने के लिए, कि हमारी जमीन बंजर होती जा रही है, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा अगर इसी प्रकार से खेती करते रहे तो। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये था चंपारण सत्याग्रह में जो खुद मजिस्ट्रेट उनसे मिलने आ जाते हैं, वहाँ से उनसे बातें की जाती हैं, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, एक पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे खड़े हैं। अब बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की, यानी कि एक के बाद एक जो आंदोलन चले हैं, थोड़े क्रम वाइज नहीं भी होंगे, फिर भी आपको मैं सारे के सारे आंदोलन अच्छे से क्लियर करवाने वाली हूँ कि कौन कौन से आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए हैं। फुल डिटेल से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चली हैं, उन्होंने क्या क्या घटनाएं घटित करी थी।
सारी चीज़ें अपन देखेंगे, आप देखते चलिए बिना स्किप किए। और साथ में ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपने बेल आइकन को अभी क्लिक नहीं किया है तो उसको भी जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास में पहुंच सके। और ये सारी रोचक जानकारी अपने फ्रेंडों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब अपन देखेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन होता है एक व्यक्ति जो होते हैं मुस्लिम गुरु। कौन आते हैं? मुस्लिम गुरु, मुस्लिम गुरु। इनका नाम क्या था? खलीफा, खलीफा, खलीफा से नाम हुआ था खिलाफत आंदोलन। मुस्लिम गुरु होते हैं तो मुस्लिम व्यक्तियों को यूं लगने लग जाता है कि ये हमारे सपोर्ट में हैं, यानी कि ये हमारा पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं और हमको भी इनका सपोर्ट अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि उस समय भी हिंदू मुस्लिम चला करता था, अभी भी जातिवाद बहुत चलता है, तो उस समय की बात थी, उस समय भी बहुत चलता था जातिवाद। अब खिलाफत आंदोलन जब होता है 1919 से लेकर 1924 के मध्य, तो इस खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत क्या होता है कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट में रहते हैं मुस्लिम के जो धर्मगुरु होते हैं खलीफा जी के। अब इनका जो आंदोलन चल पड़ता है उसके अंदर क्या होता है, हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई होती है तो वहाँ हिंदू व्यक्ति मारे जाते हैं। हिंदू व्यक्ति, कितने हिंदू व्यक्ति मारे जाते हैं? मैक्सिमम 1500 प्लस। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है उस समय का, क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय उतनी नहीं हुआ करती थी। और उस समय क्या हुआ है, हिंदुओं को मार दिया गया था मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा, 1500 व्यक्तियों का, साथ ही 2000 प्लस व्यक्तियों का क्या किया गया था, धर्म परिवर्तन करवाया गया था। धर्म परिवर्तन, ये आपने आज दिन तक यही पढ़ा होगा कि खिलाफत आंदोलन हुआ है। और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। हिंदू जो थे 1500 हिंदुओं को वहां मार दिया गया था और 2000 प्लस हिंदुओं को क्या कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। आज भी बहुत सगे ऐसा मुद्दा बना हुआ है कि धर्म परिवर्तन, सिर्फ यहाँ मुस्लिम लोगों की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो वो चाहते हैं कि हमारा धर्म ज्वाइन कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ, धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके साथ में ये जुल्म हुआ भी है और बहुत सारे होते रहेंगे, क्योंकि काफी समय चले आ रही है वो चीजें। जब आजादी का दौर था, यानी कि भारत जब आजाद नहीं हुआ उससे पहले ही ये चीजें थी, तो उसके बाद में भी होना स्वाभाविक है, हो ही रही है, अभी तक भी चल रहा है। तो ये था खिलाफत आंदोलन में। और ये सारे चीजें कहाँ पे होती हैं? दक्षिण भारत के अंदर होती हैं। कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। क्या ऐसा होना सही है या गलत है? गांधी जी चाहते तो इन सारी चीजों को रोक सकते थे ना, खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि तब तक उनका बहुत सारा नाम चल चुका था और वो चाहते तो इन चीजों को खत्म कर सकते थे। गरम दल नरम दल भी उनकी बात मानना शुरू कर चुका था। एक कांग्रेस पार्टी जो गठित होने जा रही थी उनमें भी उनका सबसे बड़ा हाथ था। यानी कि सारी चीजों को देखते हुए क्या गांधी जी इन चीजों को रोक सकते थे? हिंदुओं को जो मारा गया था 1500 प्लस, ये 2000 व्यक्तियों का जो धर्म परिवर्तन करवाया गया था जबरदस्ती रूप से, क्या इन चीजों को गांधी जी को रोकना चाहिए था? बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? क्या गांधी जी इतने मजदूरी में फंसे हुए थे कि हाँ हम मजबूत नहीं हैं, हम ये चीजें करेंगे? तो गांधी जी का इस जगह का ऐसा रवैया सही था या गलत? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपके दिमाग में क्या चलता है गांधी जी को लेके। कमेंट जरूर करिएगा। फिर दूसरी बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन होता है 1 नवंबर 1920 को, यानी कि अभी भी सीक्वेंस वाइज अपन चल रहे हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वापस आ गए, 15 में आए हैं, उसके बाद अभी तक अपन 1920 पे पहुंचे हैं। 4 साल की स्टोरी ही अपन ने अभी तक देखी है। असहयोग आंदोलन करते हैं गांधी जी क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि अंग्रेज कभी भी अपने सगे नहीं हो सकते। यहाँ रोजगार की भावना से नहीं बल्कि भारत को लूटने के लिए आए हैं। चीजें समझे होंगे गांधी जी, या मैंने ही बोला है सिर्फ? नहीं। अब यहाँ क्या होता है, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। पहले उन चीजों का आदी होना और फिर बाद में उनको
क्या करना, हटाओ इन चीज़ों को, अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें होनी थी क्या, नहीं होनी थी। इन्होंने पहले से ही उनका साथ दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध होने जा रहा था 14 के अंतर्गत, तो उनको वहाँ सपोर्ट ही नहीं करना था, क्योंकि पहले तो उन्होंने दुश्मनों की मदद यहाँ करी है और फिर बाद में वो जाके बोल देते हैं असहयोग आंदोलन चलाइए। अब क्या होता है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही वो क्या करते हैं, चरखा चलाना शुरू कर देते हैं। सूती वस्त्र बनाना, मतलब चरखा चलाना, आपने बहुत सारे इमेज में देखा होगा, चरखा चलाते थे वो। तो यहाँ क्या करते हैं, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। तो यानी कि खुद की चीज़ें होनी चाहिए, कॉलेज खुद का होना चाहिए, खुद का स्कूल होना चाहिए, कपड़े खुद के होने चाहिए, खाना बनाने वाली मसाले वगैरह सारी चीज़ें खुद की होनी चाहिए। यानी कि अंग्रेजों के कॉलेज में अपन को नहीं पढ़ना है, अंग्रेजों के द्वारा दी गई वस्तुएं अपन को नहीं खानी है, अंग्रेजों के कपड़े अपन को नहीं पहनने हैं, यानी कि उनकी जो ब्रांड्स हुआ करती थी वो नहीं पहनना है। वो सारी चीज़ें करने लगे थे गांधी जी। यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलता है 1 नवंबर 1920 को। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है, तो अब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है कि असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा है, इधर क्या हो रहा है कि उनका बैंक बैलेंस खत्म होते जा रहा है। यानी कि यहाँ इस स्तर पे थे अंग्रेज, अब डाउन होना शुरू हो गए थे, क्योंकि भारतीय लोगों ने क्या कर लिया था, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का पूर्ण तरीके से सपोर्ट किया था और स्वदेशी अपनाना शुरू हो गए थे। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनी हुई चीज़ों का वो यूज नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों को अपनी सेवा नहीं दे रहे थे, यानी कि सर्विस देने भी वहाँ नहीं चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, उनके पैसों में कमी आना शुरू हो गई। जैसे ही वो सारी चीज़ें हुई, वो चले गए थे गांधी जी के पास में, आप असहयोग आंदोलन को बंद कर दीजिए। गांधी जी ने नहीं किया, भाई नहीं, मतलब चल चुका है, अब बंद नहीं होगा। वो सारी चीजें हो गई। अब इतना आक्रोश वहां हो गया था अंग्रेजों के मध्य कि यार ये भारतीय अब करेंगे क्या। तो उन्होंने क्या किया था, शूट आउट का एक मतलब ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंसात्मक भावना से आपको दिखे तो सीधा उसको मार दो। तो मारने का जब उनको ऑर्डर मिला था, तो उन्होंने क्या किया, सीधा ही मतलब अत्याचार करना शुरू कर दिया भारतीय लोगों के ऊपर। किसने, अंग्रेजों के द्वारा। और इसी अत्याचार से विवश होकर चोरी चोरा हत्याकांड को अंजाम दिया था फरवरी 1922 में। तो फरवरी 1922 के अंतर्गत क्या होता है, चोरी चोरा हत्याकांड होता है। और इस हत्याकांड के अंतर्गत क्या होता है, एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है। क्यों जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं, भारतीय व्यक्ति को इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है उनको, कि वो मजबूर होके ये कांड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चोरी चोरा हत्याकांड को वो अंजाम देते हैं। जैसे ही इसको अंजाम दिया जाता है, तो इस थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मी होते हैं। कितने, 22 पुलिसकर्मी होते हैं। तो 22 के 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही ये सारी खबर किसको मिलती है, गांधी जी को। जैसे ही गांधी जी को मिलती हैं, वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, उनसे मिलने के लिए वायसराय जी से। अब जैसे ही मिलने पहुंचे, बोलेंगे कि हम असहयोग आंदोलन को बंद कर देंगे और आप ये जो हिंसात्मक भावना दिखा रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिए। तो फिर उनका बोलना होता है कि हिंसात्मक भावना हम दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया, मार दिया है। और ये सारी चीजें उग्र होने के बाद गांधी जी का कहना होता है कि मैं अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूं, आप हिंसात्मक भावना मत बनाइए। आपने हिंसात्मक भावना बनाई है, इस वजह से मैं इस आंदोलन को यहीं स्थगित करता हूं। और गांधी जी वहां बहुत परेशान हुए, उन्होंने उस चीज को वहीं स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही वो बंद होता है, सारी चीजें वापस नॉर्मल शुरू हो जाती हैं। और इनके जो पुत्र माने जाते हैं विश्नोई, वो क्या करते हैं, इनके जो पुत्र माने गए थे वो क्या करते हैं कि जितने भी उन्होंने स्वदेशी जो कॉलेज वगैरह बनाए थे, पुस्तक लाइब्रेरी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह, तो सारी चीज़ें भी फ्लॉप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि असहयोग आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, गांधी जी के सपोर्ट में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं। चोरी चोरा हत्याकांड में जिन लोगों के द्वारा क्या किया गया था, पुलिस स्टेशन को जलाया गया था। तो वो कितने लोग थे, 288 लोग। तो इसमें से 170 के आसपास लोगों को फांसी दे दी गई थी, यानी कि डेथ वारंट उनका निकाल दिया गया था। और बाकी जो 40 के आसपास बचे थे, उनके साथ में क्या किया गया था, उनको आजीवन कारावार मिल गया था, आजीवन कारावार उनको मिल गया था।
तो आजीवन कारावास इनको दिया गया, सारी चीजें हुई, तो क्या गांधी जी इस समय उनके ऊपर रोक नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। उनको बोल सकते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उग्रवादी आप हुए थे, आपने शुरुआत करी, इस वजह से हमको ऐसा कदम उठाना पड़ा। हालांकि वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, हिंसात्मक भावना में नहीं, किंतु इन लोगों को जो 170 लोगों को जो मौत के घाट उतार दिया गया था, वो चीजें उस समय नहीं होनी चाहिए थी, पर वो चीजें उस समय हुई थी। ये चीजें भी गांधी जी रोक सकते थे, पर गांधी जी ने उस समय नहीं रोका। अब बात करेंगे दांडी मार्च की। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन ही आप मान सकते हैं। दांडी मार्च में क्या होता है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ना कि गांधी जी चल रहे हैं लकड़ी लेके, बहुत सारे लोग पीछे रहते हैं उनके, तो उसमें 79 वॉलंटियर्स को लेके वो क्या करते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। और ऐसे 79 व्यक्तियों को वो ढूंढते हैं कि अंग्रेज आपको मारेंगे, पीटेंगे, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, अगर आप सहन करने लायक हो तो ही आप दांडी मार्च के अंतर्गत शामिल हो सकते हो, नहीं तो आपके इसमें कोई जगह नहीं है। तो ऐसे 79 व्यक्ति रेडी हो गए कि हाँ हम मार खाएंगे, क्योंकि इसमें तो गांधी जी की भी थप्पड़ पड़ी थी, क्योंकि उनका कहना है ना कि इस गाल पे मार दिया है, इस गाल पे, तो इस गाल पे भी मारो। और मक्के हटे तो उसको कोई न चले, मतलब एक गाल पे थप्पड़ पड़ी तो एक गाल आगे करवा वाली बात नहीं है, 2 थप्पड़ और उल्टा हाथ बजा दूँ तो मैं खुद भी यही करूँ भाई। तो ये चीजें होनी थी। गांधी जी दांडी मार्च के लिए निकलते हैं 79 व्यक्तियों को लेके। अब वो चले, जैसे ही 79 व्यक्तियों को लेके निकलते हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप अंग्रेजों की मार खा सकते हो तो ही आप चलो, नहीं खा सकते हो तो मत चलो। ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। उसके बाद में जैसे जैसे इनकी दांडी मार्च चलती गई, ये चले थे 384 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होती है यात्रा, कम नहीं है। अभी भी भारत जोड़ो यात्रा चली थी, वो कितने किलोमीटर की थी, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चले हैं, बहुत लंबी यात्रा है। अब इसमें क्या होता है, 384 किलोमीटर ये चलते हैं। तो जैसे ही शुरुआत करी थी तो 79 व्यक्ति थे, जैसे जैसे वो चलते गए अब इसमें कितने व्यक्ति जुड़ जाते हैं, 20,000 व्यक्ति, 20,000 प्लस व्यक्ति इसमें जुड़ते हैं। ये काउंटिंग रेट यानी कि अप्रोक्स इसमें होते हैं 20,000 प्लस व्यक्ति। अब जैसे जैसे चलते जाते हैं दांडी मार्च के अंदर जुड़ते जाते हैं और फिर से वो क्या करते हैं, अपना एक मजबूतीकरण वहाँ बना देते हैं। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं, चले जाते हैं। भगत सिंह भी उस समय आते हैं, राजगुरु आते हैं, सुखदेव आते हैं, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं। ये देखिए दांडी मार्च ये चला था और कितनी संख्या में लोग वहां जुड़े हैं। ये बैठे हैं गांधी जी इधर, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा एक और जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा गांधी इरविन समझौता। क्या आएगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता किस समय का होता है, गांधी इरविन समझौता, क्योंकि चोरी चोरा हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया है तो उस समय कौन कौन वहां आगे आते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको एक साथ फांसी दी गई है। और फांसी देने वाला जल्लाद भी भग गया था। ये कहा जाता है कि जब उनको फांसी होनी थी तो फांसी देने वाला जल्लाद भी भग गया कि हम कैसे करें, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को कैसे मारे, जो क्रांति की आग भड़काए हुए हैं उसको क्या गांधी जी नहीं रोक सकते थे। इनको जब फांसी की सजा सुनाई जा रही थी तब गांधी इरविन समझौता हुआ, क्योंकि उस समय वायसराय हुआ करते थे इरविन जी, उनसे मिलने जाते हैं गांधी जी, चाय कॉफी के बहाने पूछो या किसी भी बहाने, वो वहां मिलने चले जाते हैं। जैसे ही वो मिलने जाते हैं वहां उनकी बातचीत होती है कि भाई आपने ये गलत किया है, अहिंसात्मक रूप से आप कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, पर आपने हिंसात्मक उग्र रूप कर लिया है तो ये आपकी गलती है। और उनमें सबसे ज्यादा आगे अगर कोई आया है तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 व्यक्ति ज्यादा आए हैं। उनमें से सबसे प्रथम नाम लूंगा मैं भगत सिंह का। तो भगत सिंह को लेके अगर आप गारंटी लेते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इनकी फांसी रुकवा दूंगा, यानी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, तो क्या गांधी जी चाहते तो उनकी फांसी रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम किसी और का ठेका नहीं लेते, मतलब हम किसी और को लेके नहीं बोलेंगे कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, हम नहीं बता सकते। तो ये सारी चीजें होना जरूरी थी। क्या गांधी जी चाहते तो एक
राष्ट्रपुत्र को रोक नहीं सकते थे, बचा नहीं सकते थे, ये सारी चीजें हो नहीं सकती थी। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि 170 व्यक्तियों को एक साथ डेथ वारंट निकालना, यानी कि फांसी के फंदे तक पहुंचाना, इनके लिए उनका मन नहीं पसीजा एक बार भी। मतलब वो चीजें होनी जरूरी थी क्या? वो रोक सकते थे चाहते तो, पर उन्होंने नहीं रोका और वहां से कलट लिए, मतलब चल दिए वहां से, ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन चले गए, क्योंकि वो चाहते तो रोक सकते थे। इसीलिए तो कहा जाता है महात्मा गांधी क्या है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यहाँ कौन सी मजबूरी थी तो इनको नहीं बचा पाए, जबकि ये तो उनके सपोर्ट में थे, ये उनके साथ में थे कि गांधी जी जैसा रास्ता बताएंगे वैसा हम करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चीजें भी गांधी इरविन समझौता जो व्यक्ति पढ़ता है उनको लगता है कि यार ये गलत हुआ है, वाकई में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हुआ है। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जहाँ जहाँ मैंने आपको बोला है ना कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, वहाँ आप वीडियो को रोकिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मुझे भी जानना है कि सारी जनता के दिमाग में क्या चलता है। मतलब लोग जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी विचारधारा गांधी जी के प्रति क्या होती है, वो सारी चीज़ें मुझे जानना है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये गांधी इरविन समझौता होता है और फिर उनको फांसी दे दी जाती है, यानी कि क्रांतिकारी जो थे, एक राष्ट्रपुत्र जो थे, वो क्या है, छोड़ के चले जाते हैं हमको। तो वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। उसके बाद में देखेंगे पार्टी का चुनाव, यानी कि कांग्रेस पार्टी होती है। अब यहाँ क्या होता है, कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी कौन सी होती है, कांग्रेस पार्टी के अलावा मुस्लिम पार्टी। अब मुस्लिम पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों चल रही होती हैं। इधर नेता बोलता है कि पंडित नेहरू आ जाएंगे, और दूसरा कौन आएगा मुस्लिम वर्ग में, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सारी चीजें यहाँ चल रही है। पार्टी का चुनाव यहाँ पे हो जाता है और पार्टी यहाँ अच्छी खासी जीतती है, कांग्रेस पार्टी। इसके अंदर कौन आता है, बॉम्बे, बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा। इन जगहों पे क्या होता है, भारी मात्रा में विजय की प्राप्ति हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। पार्टियां चल रही हैं, अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ है, भारत बाद में आजाद होगा, क्योंकि अपन आजादी की ओर बढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। अब कौन कराएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये करवाएंगे गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन में, क्योंकि पहले उन्होंने ये चलाया था ना, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत वो चीजें चली। अब आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके लिए था, अंग्रेजों के लिए था। और अंग्रेजों के लिए जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तब तक युद्ध की तैयारी हो रही थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला था उसमें लेके। तो उसमें भी अंग्रेज क्या है, मुंह की खा के आए थे, क्योंकि लड़ाइयाँ करी, सब कुछ किया, फिर भी उनको जीत हासिल नहीं हुई। ये सारी चीजें होने के बाद इधर गांधी जी बोलते हैं कि हम आपका युद्ध में सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी सहयोग हुआ है तो द्वितीय में भी होगा, सहयोग तो करेंगे, परंतु हमारी शर्त है कि आप युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत को छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि हमको पूर्ण रूप से आज़ादी दे देंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, युद्ध होता है, अंग्रेज वहाँ मुंह की खा के आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको आज़ादी देखते हैं, आज़ादी लेते हैं। वो सारी आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल रही, मतलब कोई थाली में सजा के नहीं लेके आया है कि आपको आज़ादी मिल जाए। वो सारी चीज़ें अभी गांधी जी को पढ़ने के लिए तो मतलब आप यूँ समझ रही है कि आपके 15 से 20 घंटे चाहिए, तब आप गांधी जी को पूरा अच्छे से पढ़ सकते। मैंने यहाँ सिर्फ मेन टॉपिक ही उठाए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जो चीज़ें आती हैं उनसे संबंधित चीज़ें ही मैं इसमें लेके आई हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं गांधी जी के बारे में। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट रहा, अच्छा प्यार रहा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊँगी, अगर आपको गांधी जी के बारे में और भी बातें कुछ जाननी है तो। अब बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, अंग्रेज चले जाते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन होने पे चुनाव होता है कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, विदेश मंत्री कौन बनेगा, सारी चीजें वहां होती हैं। पहला आम चुनाव होता है 1951 में, वो बहुत लंबी बातें हैं, बहुत आगे की बातें हैं। अभी यहाँ बात करेंगे आजादी की अंतरिम सरकार का गठन होता है, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ होते हैं। अब क्या होता है, जब अंतिम सरकार यहाँ बन रही होती है तो
यहाँ पे बात आती है मोहम्मद अली जिन्ना का बोलना होता है कि पाकिस्तान हमको चाहिए, यानी कि पाकिस्तान का बंटवारा कर दीजिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे कि नहीं, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा, भारत पाकिस्तान दोनों एक ही रहेगा। या ना मतलब आप यूँ मान लीजिए कि इन्होंने बहुत समझाया वहाँ कि नहीं, अलग देश नहीं बनेगा, भारत पाकिस्तान दोनों एक ही रहेंगे। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री वो बने और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री वो बने। तो इसी चीज़ों को लेके क्या हुआ, बंटवारे की सीमा अड़ाक भड़ाक चलने लगी। मतलब सारी चीज़ें वहाँ लग गई, पूरी आग जलूस दी उन लोगों ने कि ये करने के लिए कि पाकिस्तान को अलग देश बना दिया जाए, भारत को अलग देश बना दिया जाए। गांधी जी चाहते तो ये बंटवारा रोक सकते थे, पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वो वहाँ चुप्पी साधे बैठे रहे, अनशन पे बैठ गए, सारी चीज़ें उनकी फिक्स थी। मतलब कुछ हुआ अनशन शुरू, कुछ हुआ आंदोलन शुरू, ये सारी चीज़ें उनका होना स्वाभाविक था क्योंकि अहिंसा से चलना उनका परम कर्तव्य था या उनका होना भी था। अब अंतरिम सरकार का जब गठन होता है तो उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, ये चोरी चोरा हत्याकांड के इमेज हैं, आप देख लीजिए। अब उसमें क्या होता है, अंतरिम सरकार का जब गठन होता है तो चुनाव होता है और चुनाव में 112 प्लस वोट किसको मिलते हैं, सरदार पटेल को। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं वहाँ, सरदार पटेल होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, खान अब्दुल गफ्फर होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, पर किसी को भी वोट नहीं मिलता है। वहाँ पे 15 प्रांतीय कमेटियाँ सदस्य आए हुए होते हैं, उनके द्वारा वोट दिया जाता है। एक आध दो वोट इधर उधर गए होंगे, यानी कि एक दो नेहरू को मिले होंगे, एक दो उनको मिले होंगे खान अब्दुल गफ्फर को, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। उनमें से 112 प्लस वोट 15 प्रांतीय जो कमेटियाँ आई हुई रहती हैं उनके अंदर से सरदार पटेल को दिया जाता है। और सही मायने में देखा जाए तो सरदार पटेल क्या बन जाते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और ऐसा करने पे कौन नाराज हो जाता है, नेहरू जी नाराज हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जबकि जीत किसकी होनी थी, सरदार पटेल की होनी थी। सरदार पटेल के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उनके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। क्योंकि अगर सरदार पटेल ना होते तो सारी देसी रियासतें एक ना होती, भारत अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाता। यानी कि आप देखिए, अगर आपको भारत के पूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक जाना है तो आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा, पश्चिम से लेकर उत्तर तक जाना होता तो आपको वीज़ा लगाना होता। ये रियासतों को एक करना, सारे प्रांतों को जोड़ना, सबका श्रेय सिर्फ सरदार पटेल को जाता है। अगर इनके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सरदार पटेल के ऊपर भी आप वीडियो लेके आइए। अब देखेंगे अंतरिम सरकार जब गठन हुआ, किसको वोट ज्यादा मिले, सरदार पटेल को ज्यादा मिले। कौन बनना चाहिए था प्रधानमंत्री, सरदार पटेल, पर बन कौन गए हैं, पंडित नेहरू। किसके कहने पे, गांधी जी के कहने पे। क्यों बना दिया गया है, क्योंकि मीडिया में बात चली गई थी और उन्होंने मीडिया में एक जवाब दिया था कि नहीं, अगर यहाँ सरदार पटेल बन जाते तो कोई आपत्ति नहीं थी मुझे, किंतु अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बने तो ये पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजों से अच्छे से बात कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके ये क्या करते हैं, मतभेद पैदा कर देते हैं। और उसके बाद में अभी तो अंग्रेजों से आज़ाद होना था भारत को, और उसके बाद में फिर से किसी का गुलाम हो जाना, हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई हो जाना, वो सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएगी। उन चीज़ों को लेके मैंने ऐसा डिसीजन किया कि पंडित नेहरू को ही बना दिया जाए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और ये सारे कथन थे गांधी जी के। इन सारी चीज़ों को लेके जब सारी बातें मीडिया के सामने चली गई और उनको अच्छे से समझ में आ चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है, तो अब यहाँ भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना तय था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बन चुके हैं और इधर मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पे बैठे हुए हैं कि हाँ जब तक मेरे को पाकिस्तान नहीं मिलेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब माउंटबेटन ने बोला कि अंतरिम सरकार का गठन हो जाने के बाद में हम आपको आज़ाद कर देते हैं, जैसे ही आप आज़ाद होते हो तो अपने हिसाब से आप गठन कर लीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि ये भारत के लोग हैं, पलट जाएंगे, जुगाड़ू लोग हैं, मेरे को बिल्कुल भी पाकिस्तान को देने के लिए राजी नहीं होंगे, मना कर देंगे साफ साफ कि निकल यहाँ से, मतलब तुमको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ बैठे हो, आप मेरे को पाकिस्तान दिला सकते हो, उसके बाद में मैं कोई भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि मुझे पाकिस्तान मिलेगा। वहीं से बंटवारा शुरू हो गया, यानी कि बंटवारा हो चुका था। ये चोरी चोरा के इमेज है, भारत छोड़ो के इमेज है। जैसे ही भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाता है, और विभाजन के दौरान जब भारत के राजकीय कोष में पैसे देखे जाते हैं कि कितने पैसे हैं, तो उस समय भारत के पास में थे 400 करोड़ रुपए। कितने थे, 400 करोड़।
यानी कि 400 करोड़ उस समय की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, 400 करोड़। और आज 400 करोड़ की क्या वैल्यू है, मतलब अपने लिए तो बहुत है, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, गांव के एरिया से आते हैं, अपने लिए तो 400 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। 400 करोड़ रुपए उनके राजकीय कोष में था, तो उन्होंने क्या किया कि बंटवारा जब हो रहा है, अब 75 करोड़ किसको दे दिए जाएं? पाकिस्तान को। किसने बोला? गांधी जी ने। और बाकी के जो पैसे बचे हुए हैं 325 करोड़ वो रहेंगे भारत के राजकीय कोष में। ये बात साफ साफ जाहिर हो चुकी थी। भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया, किंतु इनको कश्मीर नहीं दिया गया, पाकिस्तान वालों को इनका भेजा घूम गया कि अब क्या करेंगे, कश्मीर तो मिला नहीं, कमा के कैसे खाएंगे। अब ये क्या करते हैं, कश्मीर घुसपैठी हमला करना शुरू कर देते हैं, भारत में यहाँ आ जाते हैं 22 अक्टूबर 1947 को। क्योंकि जब तक रियासतें होती है, प्रांत होते हैं, जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं, राजा हरि सिंह डोगरा, जो बोलते हैं ना पाकिस्तान में मिलना है ना भारत में मिलना है, अपना देश अलग होगा, कश्मीर अलग होगा। ये सारी चीजें जब तक चल रही होती हैं, इधर देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका बोलना होता है कि आप भारत में मिल जाइए, और पाकिस्तान वालों का बोलना होता है कि आप पाकिस्तान में आ जाइए, पर वो कहीं नहीं जाते हैं। कश्मीर के जो राजा होते हैं हरि सिंह डोगरा, वो एक जगह अपनी बात पे डट के रहते हैं, मतलब हिलना नहीं है। अब वो क्या करते हैं, 22 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर में आक्रमण कर देते हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। अब यहाँ बात हो रही थी पाक को पैसे देने की, ये जो नल्ला पाकिस्तान है इसको 75 करोड़ रुपए देने की यहाँ बात हुई थी। उसमें से 25 करोड़ इनको जब बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ, तब दे दिया गया। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुमको एक बार में पैसे हम नहीं देंगे, तुमको 2 किस्तों में पैसे मिलेंगे। क्योंकि एक बार में इनको पैसे दे दो, फिर दूसरी बार उठ के आ जाएगा पाकिस्तान के पैसे खत्म हो गए, और पैसे चाहिए, मतलब कुछ भी करके वो पैसे निकलवाएंगे। तुम ऐसे मतलब नहीं हो कि तुमको एक ही बार में पैसे दे दिए जाए। 25 करोड़ रुपए उनको पहले दे दिए गए, बाकी रहे थे उनके 50 करोड़, जो कि सेकंड किस्त उनको देनी थी। परंतु उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया, कश्मीर यानी कि भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। 1947 का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर को। उसके बाद में क्या होता है कि गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं आमरण अनशन पे? क्योंकि इधर पाकिस्तान दबाव लगा रहा है कि हमको 50 करोड़ की जो सेकंड किस्त हमारी बाकी है वो हमको चाहिए। दूसरी बात होती है, लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं कि अब कोई पैसे वैसे तुमको नहीं मिलेंगे। क्योंकि गांधी जी ने यह बात बोली थी कि भारत के अंदर जो भी विवादित मुद्दे होते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री संभाल लेंगे, बाहर के विदेशी मुद्दे होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू संभाल लेंगे। अब लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं कि तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुमने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और ये चीज गलत है। क्योंकि जब दोनों देश एक थे, अभी तो बंटवारा हुआ और अभी तुमने आक्रमण कर दिया, ये चीज तुमने बहुत गलत करी है। फिर भी गांधी जी चाहते थे कि उनको 50 करोड़ की जो किस्त बाकी है वो दे दी जाए। मतलब ये करना उनका सही था या गलत था, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि युद्ध करने मतलब आक्रमण किया था पाकिस्तान वालों ने, उसके बाद भी उनको सेकंड किस्त देना है, ये चीज कहाँ तक की सही थी, अगर ये सही थी या गलत थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब गांधी जी बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर 12 जनवरी को, यानी कि उनके मृत्यु से कुछ दिन पहले ही 12 जनवरी को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं 1948 में। और जैसे ही आमरण अनशन पर बैठते हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान को जो भी पैसा उनके हिस्से में आया है वो उनको दे दो, और ये युद्ध की नीतियाँ वगैरह ख़त्म करो, ये सारी चीज़ें वो चाहते थे कि वो ख़त्म हो जाए। उनके कहने पे फिर से उनको किस्त दी जाती है पाकिस्तान वालों को, यानी कि उनको टोटल 75 करोड़ रुपए उनको दे दिए जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है गांधी जी का कि गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अपन ने पढ़ा था 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ, और 30 जनवरी 1948 को क्या हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब उनकी जो मृत्यु होती है, उनको किसने मारा था? गोडसे ने मारा था, नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने उनको मारा। क्यों मारा था नाथूराम गोडसे ने? क्योंकि वो तो हिंदू थे, मुस्लिम थे ना, किसी दूसरी प्रजाति को लेके सपोर्ट करना था, यानी कि ऐसा उनके माइंड में तो कुछ भी नहीं था। गांधी जी ने उनका क्या बिगाड़ दिया था? उनका कहना यह था कि एक कोई महात्मा अगर किसी हिंदू मंदिर की जो अपमान करता है, यानी कि उन्होंने कहा था कि हिंदू मंदिरों के अंदर कुरान पढ़ाई जा रही है, किंतु मुस्लिमों के जो दरगाह है, उनकी मस्जिद है, उनके अंदर ऐसी चीजें क्यों नहीं हुई? ये कहना था गोडसे का, इसकी वजह से मैंने मारा। दूसरा उनका कहना था कि गांधी जी प्रतिपक्ष विपक्ष इनमें फेरबदल बहुत करते हैं, जो चीजें वहां होनी चाहिए वहां चुप्पी साध लेते हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वहां वो बोलेंगे।
अहिंसा परमो धर्म अपनाने वाले को मैं नहीं मानता। 2 चीजें। तीसरा उनका कहना था कि गांधी जी चाहते तो भारत पाकिस्तान के टुकड़े होने से बचा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने टुकड़े कर दिए। अगर मैं देश की समर्पण की भावना रखता हूं और अगर ये पाप मैंने किया है तो ये पाप मुझे मंजूर है। ये सारी चीजें किसने कही थी? गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने उनको मार दिया था। उनके बाद में जब उनका बयान लिया गया था तो 92 पेज का उनका बयान बना था, यानी कि 92 पेज पे उन्होंने लिख के दी थी सारी चीजें कि इन कारणों से मैंने उनको मौत के घाट उतार डाला या उनको मार दिया। ये चीजें उन्होंने करी थी और फिर आत्मसमर्पण करके कहाँ चले गए? जेल के अंदर चले गए थे। ये सारी चीजें हुई है। अपन सिर्फ गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत का अगर इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता कैसे मिली, कौन प्रथम प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री कौन बने, फिर रियासतें कैसे शामिल हुई है, स्वामी विवेकानंद का क्या किरदार रहा है, सुभाष चंद्र बोस का क्या किरदार रहा है, लाला हरदयाल का क्या किरदार रहा, अगर इन सारी चीजों के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये थे गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो गांधी जी के बारे में बताना बाकी है। अगर बोलती जाऊं तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो गांधी जी के बारे में बताना है। अगर आपको और भी गांधी जी के ऊपर वीडियो चाहिए, जो चीजें छूट चुकी है इस वीडियो में, मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आ जाऊंगी। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।